राष्ट्रीय उपलब्धियों के श्रृंगार में हिमाचली शौर्य का शानदार इतिहास रहा है और इसी के साथ आज़ादी के नगमों ने पर्वतीय प्रदेश की रूह और राह बदल दी। नागरिक समाज ने खुद में ही प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा के स्रोत ढूंढे तो असंख्य असैनिक कारनामों में भी हिमाचल अंगीकार हो गया। राष्ट्रीय धुन में लिपटे सरोकार जैसे जैसे पल्लवित हुए, हिमाचल के विविध आयाम खिल उठे और राष्ट्रीय स्तर के नागरिक सम्मानों की भी एक श्रृंखला बनती चली गई। इन्हीं पुरस्कारों में पद्मश्री से पद्म विभूषण तक विभूषित विभूतियों को समर्पित दिव्य हिमाचल टीवी की एक नई सीरीज खास आपके लिए। तो आइए राष्ट्र के ताज पर लिखें हिमाचल का नाम। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित, कवि व नाट्यकार प्रोफेसर अभिराज मिश्र को इस वर्ष भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए ही उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, जो न केवल उनके लिए खास है बल्कि प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। वैसे तो प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र मूलतः जौनपुर से है, लेकिन अब उन्होंने हिमाचल को ही अपना घर बना लिया है और यहीं रच बस गए हैं। पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनका नाम चयनित होने के बाद दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में राजेंद्र मिश्र की चौंकाने वाली बात जो सामने आई वह यह थी कि जिन प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का परिवार उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता था, उन्हें खुद यह पता नहीं था कि उनका संस्कृत भाषा से जुड़ाव है। राजेंद्र मिश्र ने संस्कृत भाषा के प्रति अपनी रुचि को समझते हुए विज्ञान विषय की पढ़ाई को छोड़कर संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू किया और कड़े परिश्रम के उपरांत उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान के लिए चयनित किया गया। देश को दिए योगदान पर दिव्य हिमाचल टीवी की संवाददाता प्रतिमा चौहान और मोनिका बंसल ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतिमा चौहान और इस वक्त जो हम आपको हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया है भारत सरकार की ओर से। बहुत बड़े साहित्यकार ये है, उत्तर प्रदेश वैसे रहने वाले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह से इन्हें इतना लगाव हो चुका है कि हिमाचल के हर जिले में जाकर इन्होंने अपने साहित्य, अपने लेख के माध्यम से यहाँ की जो संस्कृति है वो देश दुनिया तक पहुंचाई है। तो स्वागत है आपका राजेंद्र जी। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, पद्मश्री आपको मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब पुरस्कार मिलना तो किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा उत्साहजनक होता है, क्योंकि जब अपने कार्यों के लिए प्रशंसा मिलती है तो चाहे वाचिक ही हो तब भी प्रसन्नता होती है। और जब उसके साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसी के कार्य का मूल्यांकन किया जाए और शासन के द्वारा किया जाए तो शासन से बड़ा तो कोई नहीं होता है। तो उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे भी इस बात का बड़ा एहसास हुआ, बड़ा अपने सौभाग्य का एहसास हुआ कि अभी तक तो समाज और संस्थाएं ही मेरे कार्य का मूल्यांकन कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जो है हमारे कार्यों की गूंज पहुंच चुकी है और उनकी दृष्टि में भी मैं पुरस्कार योग्य हूं। तो इस बात का मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा स्वाभिमान है। इसके अलावा भी आपसे जानना चाहेंगे, साहित्यकार और आपकी जो लेखनी है उसके लिए और कितने पुरस्कार आपको मिल चुके हैं? हाँ, ये एक लंबा इतिहास है। और मैंने जब अपनी साहित्य साधना शुरू की तो मैंने तो जैसा बताया कि बचपन से ही हमने लिखना शुरू किया, लेकिन एक तरह से एक स्थापित साहित्यकार के रूप में तब मैंने प्रारंभ किया जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया और मेरी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। तो
मुझे जो है पहला पुरस्कार मेरी एक नाट्य कृति पर 1972 में मिला, और वो पुरस्कार आपसे बताऊं कि केवल 500 रुपए का था। लेकिन सन 72 का 500 रुपए आज के 5000 से भी कहीं बड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुरस्कार ऐसे समय में मिला जबकि मैं मुश्किल से 21-22 साल का नवयुवक था और कलम में लेके आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन उससे मेरा अपार उत्साह बढ़ा, माँ वाणी की कृपा मुझे मिली, और तब से लगातार जो एक प्रारंभ हुआ पुरस्कारों के मिलने की परंपरा, तो वो बराबर आगे चलती रही। मेरे पुरस्कार कई प्रकार के हैं। सामाजिक पुरस्कार अलग हैं, विभिन्न जानी मानी संस्थाओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अलग हैं, नागरिक सम्मान जो दिए गए वो अलग हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सम्मान जो है वो अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला सम्मान हमको मिला वो है साहित्य अकादमी का सम्मान। साहित्य अकादमी जिसको मिल जाए तो वो साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। बिल्कुल। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल के लिए भी आपने काफी किताबें लिखी है, लेखनी के माध्यम से यहाँ की संस्कृति जरूर आपने बताई है। तो क्या अनुभव आपने हिमाचल प्रदेश में किया है? हिमाचल प्रदेश में मैंने अनुभव किया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यदि वह जो है अपने शुद्ध रूप में कहीं पर अभी उपलब्ध है तो शायद वह हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भारतीय संस्कृति का वो रूप नहीं पाएंगे। उसका कारण यह है कि जितने आक्रमण हुए, उन आक्रमणकारियों ने जितना उत्तर प्रदेश को रौंदा, पंजाब से आए और सीधे उत्तर प्रदेश को पार करते हुए नालंदा तक चले गए। तो अब उत्तर प्रदेश के पास अपना ओरिजिनल बहुत कम बचा है। वो तो कहिए कि राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, तीर्थों की भरमार है, इसलिए उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ बना रखा है। वहां पे गंगा यमुना बहती हैं। लेकिन जहां तक शुद्धि का प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में भारतीय संस्कृति जितना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है, उसका मूल कारण है कि यहाँ पर जो सल्तनत का आक्रमण था, इस्लामिक आक्रमण था, वो यहाँ पर भयावह रूप उसका नहीं बन पाया। राजेंद्र जी, जो हमारे युवा पीढ़ी है साहित्य में भी उनको काफी ज्यादा रुचि है, और भाषाओं का अगर हम देखें तो क्या वो सही तालमेल बिठा पा रहे हैं अपनी कविताओं में और अपनी लेखनी में? हाँ, देखिए, कविता का कोई एक निश्चित मानदंड तो होता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में हिंदी भाषा का अपना अलग अलग रूप है, और आप तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पे दक्षिणी हिंदी का प्रभुत्व है और उनकी भाषा भी दूसरे ढंग की है। मुंबई की हिंदी जो है दूसरे ढंग की हो गई है। यहाँ तक कि मतलब हमारे चंडीगढ़ इत्यादि में भी जो है परिवर्तन हो गया है। और अब यदि मैं कहूँ कि बड़ा स्टैंडर्ड जो है साहित्य वो उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है, तो वो भी जमाना बीत गया, क्योंकि अब पंत प्रसाद और निराला जी रहे नहीं, वो उनकी तो क्षरण जो है हर जगह हुआ है। तो इस दृष्टि से हम कंपेयर नहीं करते हैं, मतलब तुलना हम नहीं करते हैं। इतना हम जानते हैं कि हिमाचल के जो मतलब नवोदित साहित्यकार हैं जो लिख रहे हैं, उसमें भी मतलब संप्रेषणीयता है, उनमें भी मतलब जिसे कहते हैं कि वाइटलिटी है, और उसमें भी एक भीतर का दमखम है कि वो कविता अपने आप अपनी पहचान कराती है। एक जीवन पर लिखी हुई कविता है कि हम जो जिंदगी जीते हैं तो हमारी भावनाएं क्या होती हैं, और सामाजिक संघर्ष जो है हमारी उन भावनाओं को कितना परिवर्तित कर देते हैं, हमारा मूल्यांकन कैसे होता है। तो उस पर मेरा एक गीत है जो कि हर जगह हर भाषा से मेल खाता है, तो मैं उसे सुना रहा हूँ। जिंदगी बिताई है तू ही न कन बन के, जिंदगी बिताई है तू ही न कन बन के, कभी बने धूल कभी चांदी बन चमके, कभी बने धूल कभी चांदी बन चमके,
जिंदगी बिताई है तू ही न कन बन के। सोने का हिरन कभी सपनों में देखा, सोने का हिरन कभी सपनों में देखा, रावण का रूप कभी अपनों में लेखा। पलकें खुली तो वन वन हम भटके, कभी बने धूल कभी चांदी बन चमके। जिंदगी बिताई है तू ही न कन बन के। हम कितने विस्तार की कल्पना करते हैं। धरती का आंगन यो गगन की छाया, धरती का आंगन यो गगन की छाया। मेरी चांदनी का रंग किसको न भाया। ठहरे कलंकी भर किंतु हम तुल के, कभी बने धूल कभी चांदी बन चमके। और अंत की दो पंक्तियां हैं। हमारा मूल्यांकन समाज कैसे करता है। मिट सके जीतना उतना हुए चंदन, मिट सके जीतना उतना हुए चंदन। जल सके जीतना उतना हुए कुंदन। राजेंद्र जी, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पे जिंदगी से जुड़ी हुई पंक्तियां यहाँ पे गाई और मुलाकात इनसे हमने आज की। तो आपसे लास्ट ये कि जो हमारे जितने भी साहित्यकार है, युवा है, उनके लिए क्या आप एक सुझाव देंगे कि उन्हें जब कविताएं लिखनी है या जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए उनको आना है, रुचि है उन्हें, तो क्या करना चाहिए उन्हें? जी। मैं समझता हूँ कि उनको जो है हिंदी साहित्य का जो एक विशाल इस समय जो है सर्जना का युग चल रहा है पूरे देश में, तो अपनी रचना के साथ साथ जो है दूसरों को भी पढ़ना चाहिए। दूसरों को पढ़ने से बड़ी प्रेरणा मिलती है और अपने बारे में जो है ज्ञात होता है कि हम किस भावभूमि पर खड़े हैं। हम लोग इतने बड़े हो गए, 70 पार कर गए, लेकिन अभी भी हम बराबर दूसरों को पढ़ते रहते हैं। और मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं कि मेरी कविता में बहुत रवानी आई है दूसरे कवियों को पढ़ करके। जब मैंने उनको पढ़ा और अभी मैंने साहित्य अकादमी के माध्यम से हिंदी के 85 कवियों की कविताओं का मैंने संस्कृत में रूपांतर किया है, जिसमें कि मतलब बाबा नागार्जुन से लेकर के आज तक के सारे कवि हैं। उसका संपादन जो है पंडित विश्वनाथ तिवारी जी ने किया है। सारा देश उनका नाम जानता है। तो उस कविता का जो हमने अनुवाद किया है समानांतर संस्कृत में, वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने ये दिखाया है कि भाषा में कोई ऐसा फर्क नहीं होता है, लेकिन अपनी साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है पूरे साहित्य को एक मान करके आगे उसको ले चले। राजेंद्र जी, सवाल करना हमारा धर्म है। आपसे लास्ट सवाल ये कि आपने कभी सोचा था कि आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अब इस बारे में तो केवल इतना कह सकता हूं कि सोचा तो नहीं था, लेकिन व्यक्ति जब अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर कहीं न कहीं एक आशा तो बंधी ही रहती है कि इसका परिणाम भी अनुकूल ही होगा, अच्छा ही। लेकिन मेरा अपना अनुभव बताता है कि मुझे जो कुछ मिला बिना मांगे मिला और माँ की कृपा से मिला। मैं इतना देश विदेश घूमा और मैं इंग्लैंड गया, स्पेन गया, इथोपिया गया, नेपाल गया और थाईलैंड तो कई बार गया। 3 साल में इंडोनेशिया में ही रहा। जहां जहां मैं गया मैंने भारतीय संस्कृति का झंडा जो है बुलंद किया अपनी कविताओं के माध्यम से। संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी जो हमारी अपनी लोकल डायलेक्ट है, इन कविताओं के माध्यम से मैंने देखा कि सारा प्रांत ही जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा है। जहां जाओ वहीं पर अपने लोग कलेजे में डाल लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश में
बहुत ही तृप्ति के साथ यहाँ पर, बड़ी संतोष के साथ मैं यहाँ रह रहा हूँ और मुझे अपने मित्रों से सबसे बहुत ही लगाव है। ये मैं जरूर चाहता हूँ कि जो है हिंदी में उतना ज्यादा मेरा सानिध्य नहीं बन पाया, लेकिन मेरी ओर से कोई अपनी कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी अपने मित्रों को देना चाहता हूँ कि वो अपने समारोहों में राजेंद्र मिश्र को भी देखें, सुने उनको और उनके माध्यम से आगे बढ़े, तो शायद है कि हम लोग मिलकर के और बड़ा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद आपका राजेंद्र मिश्रा जी, और दिव्य हिमाचल परिवार भी इन्हें और इनके पूरे परिवार को बधाई देता है। पद्मश्री अवार्ड के साथ इन्हें सम्मानित किया जाएगा। संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा जो ये लेख और कविताएं लिखते हैं और हिमाचल की संस्कृति का जो बखान इन्होंने किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है देश दुनिया तक पहुंचे। इस तरह के जो साहित्यकार है, लेखक है, और भी हिमाचल प्रदेश में आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।